फ्रेंड्स, मैं रितेश शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवेयरनेस एक्सप्रेस में। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे जनरल इलेक्शंस बहुत करीब हैं, इसलिए आपको वोट देने से पहले जो भारत में अलग अलग तरह की वोटिंग है वो पता होना चाहिए और एक वोट देने से पहले आपको किन किन विषयों का अध्ययन करना चाहिए इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का एजेंडा है मेरा वोट, मेरा अधिकार और मेरी जिम्मेवारी। दोस्तों, चलते हैं कि एक वोट देने से पहले आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको लेके चलूंगा आपके अपने भारत के प्रिय भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान पे। संविधान के अंतर्गत हमने विषयों को 3 मुख्य भागों में बांट रखा है, जिसको हमने अलग अलग लिस्ट के अंडर में रखा है। पहली जो लिस्ट आती है वो आती है यूनियन लिस्ट यानी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंतर्गत कुल 97 सब्जेक्ट्स हैं, 97 विषय हैं जो हमने इस केंद्र सरकार के अंतर्गत रखे हैं, जिसमें हम सिर्फ मुख्य विषयों की बात करेंगे। जैसे पहले नंबर पे आता है डिफेंस। डिफेंस की जो कार्यवाही है वो पूरी की पूरी हमारे केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है रेलवेज। जैसा कि आप सभी को पता है रेलवेज जो है हमारा एक मुख्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी कार्यवाही भी केंद्र सरकार के अंडर में आती है। और तीसरा जो सबसे मेन है दैट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। जी दोस्तों, जो आरबीआई है और जो अदर बैंक्स हैं हमारे भारत के, उनकी कार्यवाही, उनका संचालन के लिए जिम्मेवारी हमारे केंद्र सरकार की होती है। अब चलते हैं दूसरी लिस्ट जिसे हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, यानी राज्य सरकार के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। दोस्तों, जो राज्य सरकार की पहली जिम्मेवारी बनती है वो बनती है अपने राज्य को, अपने प्रदेश को कैसे वो चलाते हैं यानी एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरी जो सबसे मेन है वो है पुलिस। जो पुलिस होती है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। जो तीसरी हमारी राज्य सरकार की मेन जिम्मेवारी बनती है वो बनती है लिक्वर के प्रति। दोस्तों जी, लिक्वर का ऊपर बैन लगाना है नहीं लगाना है, ये सारी कार्यवाही राज्य सरकार की होती है। इसके बिना दोस्तों एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सभी कंफ्यूज होते हैं मोस्टली, जिन हम सभी को लगता है कि वो आती है एक लिस्ट में लेकिन आती दूसरी लिस्ट में है। मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर की। जी, कृषि जो कि भारत का मुख्य उद्योग है, कृषि जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आती। इसलिए अगर आप कृषि के आधार पे अपनी वोट देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तीसरी जो लिस्ट आती है हमारे पास वो आती है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी दोस्तों ऐसे विषय जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर चलाते हैं। और इसमें सबसे जरूरी विषय है एजुकेशन, जी, जो सबसे मुख्य विषय है। चलिए अब चलते हैं कि हमारे देश में अलग अलग तरह की वोट्स कौन सी होती हैं। दोस्तों बात करते हैं तो भारत में कुल 3 तरह की वोट्स होती हैं। जो नंबर 1 वोट्स होती है जिसे हम पहले नंबर पे बोलेंगे जनरल इलेक्शंस यानी लोकसभा वोट, जिसके थ्रू आप अपने एरिया से आप एमपी को चुनते हैं और एमपी से मिलकर आप इनडायरेक्टली अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। दूसरी जो वोट आती है वो आती है राज्यसभा यानी विधानसभा वोट बोल सकते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शंस जिन्हें बोला जाता है, जिसमें आप एमएलए को चुनते हैं और एमएलए मिलके आपके प्रदेश के सीएम को चुनते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण से वोट मैं मानता हूं दोस्तों, क्योंकि डायरेक्टली आपसे लिंक्ड होती है, जिसे हम MCL यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वोटिंग बोलते हैं। MCL वोट्स जो होती हैं आप अपने एरिया के काउंसलर को चुनते होते हैं और सेम ही लेवल की इक्विवेलेंट वोटिंग होती है जब आप अपने गांव में सरपंच यानी पंचायत का चुनाव करते हैं। पंचायत और जो MCL वोटिंग है वो दो की दोनों एक ही लेवल की हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम एमपी की। एक एमपी जो होता है उसका क्या काम होता है, आपने एक एमपी को चुनाव करते समय किन किन विषयों का ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता लग चुका है एक एमपी की वोटिंग के थ्रू आप अपने देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं और आपको उधर से सेंट्रल लिस्ट भी पता है, यूनियन लिस्ट भी पता है कि उनके अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं। यानी एक एमपी का चुनाव करते समय आपने जो ध्यान रखना है कि जो एमपी है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को सेंट्रल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, मतलब केंद्र सरकार की जो भी स्कीम्स होंगी, केंद्र सरकार की जो भी फंडिंग होगी वो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को कितनी मिलनी है, कैसे मिलनी है, ये सब कुछ आपकी एमपी की कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है। इसलिए एक एमपी का चुनाव आपने इन विषयों के आधार पे करना है कि केंद्र से आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को कितना कुछ मिलना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो आता है, दूसरे जब पे जाने से पहले हमें एमपी की कुछ और जानकारी होनी चाहिए। एक एमपी के पास दोस्तों 5 करोड़ का सालाना फंड होता है। जी, 5 करोड़ का सालाना फंड जो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लगा सकता है, कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर लगा सकता है। इसके साथ में जो एमपी की आमदन होती है वो 2 लाख रुपए मंथली होती है, मासिक जो सैलरी होती है वो 2 लाख के करीब होती है, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं हम एमएलए की यानी विधानसभा के चुनाव।
विधानसभा के चुनाव करते समय आपको दोस्तों जो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो आपके एरिया का एमएलए होगा वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करेगा, यानी स्टेट का जो बजट होगा उसमें से आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको कितना फंड आना चाहिए, और जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं क्या वो आपके क्षेत्र में सही से कार्यवाही कर रही हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई करप्शन तो नहीं इन्वॉल्व है। ये सब चीज़ें किसकी जिम्मेवारी बनती है? एक एमएलए की जिम्मेवारी बनती है। जो एमएलए के पास फंड होता है दोस्तों वो आपके पास 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक का अवेलेबल होता है, और ये हर स्टेट में अलग अलग होता है। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फंड अवेलेबल है। सो ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेट कितना फंड अवेलेबल कराती है। जो और बात करें अगर वेतन की, तो जो हमारे पास एमएलएज होते हैं उनके पास एवरेज 1,10,000 रुपए की मासिक वेतन आती है दोस्तों। अब बात करते हैं हम जिससे हम डायरेक्टली लिंक्ड हैं, जिन्हें हम MCL वोटिंग बोलते हैं, यानी आपके काउंसलर का चुनाव। दोस्तों काउंसलर की क्या जिम्मेवारी है? काउंसलर की जिम्मेवारी है आप जहां पर रह रहे हैं उस एरिया की, यानी आपके वार्ड की जो रोड्स होंगी, आपके वार्ड की जो लाइटिंग होगी, आपके वार्ड की जो वाटर सप्लाई होगी, आपके वार्ड की जो ड्रेनेज सिस्टम होगा, इन सब की जिम्मेवारी एक काउंसलर की बनती है। सो एक काउंसलर का चुनाव इन तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। जो काउंसलर होता है दोस्तों उसके पास जो फंड आता है वो 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक सालाना आता है। और अगर वेतन की बात करें तो काउंसलर का कोई वेतन नहीं दिया जाता, इन्हें एक हिसाब के सर्विस रेंडर करने के लिए हम ऑनरेरियम देते हैं, यानी कुछ बस एक हम बोले सम्मानजनक कुछ अमाउंट देते हैं जो कि 5,000 से 10,000 तक होती है दोस्तों। सो मतलब आपको ये 3 चीज़ें बिल्कुल सीधे तौर पे क्लियर हैं। तो आगे से जब कभी भी आप वोट देने जा रहे हैं तो आपको इन तथ्यों को पहले दिमाग में रखना है कि आप किस विषय के आधार पे वोट देने जा रहे हैं, किसे वोट देने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप MP को वोट देने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है आप प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं। अगर आप MLA को वोट देने जा रहे हैं तो आप सभी अपने प्रदेश के CM यानी जो चीफ मिनिस्टर होता है उसका चुनाव करने जा रहे हैं। और जब आप सभी MCL वोटिंग के लिए जा रहे हैं तब आप सभी अपने काउंसलर की वोटिंग के लिए जा रहे हैं। सो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा आप सभी को कि अपना वोट जरूर दें। आपका वोट आपका अधिकार ही नहीं आपकी जिम्मेवारी भी है। मैं रितेश शुक्ला आप सभी के अलविदा लेता हूँ, आगे फिर मिलेंगे। ओवर एंड आउट।